बहुत बहुत नमस्कार आप सब बच्चों का। आपका स्वागत है इस क्लास के अंदर। आज मैं आपको कराऊंगा भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आर्टिकल एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे आप सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, जीडी, सीपीओ, यूपीएससी, सीडीएस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको आर्टिकल एग्जाम में 100% आना ही आना है। कहते हैं कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां पर आर्टिकल का क्वेश्चन आया नहीं, है ना। तो आइए जरा क्लास की शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद, और ये रहा आपके सामने हमारी क्लास के फर्स्ट स्टार्टिंग के आर्टिकल्स। पार्ट 1 जो संघ और राज्य के क्षेत्र के बारे में बात करता है, आर्टिकल 1 नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है? भारत दैट इज इंडिया, या इंडिया दैट इज भारत, यानी कि भारत और इंडिया केवल दो नाम लिखे गए हैं, हिंदुस्तान नहीं लिखा गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो आर्टिकल 1 नेम और टेरिटरी ऑफ यूनियन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 2 अगर हमने किसी नए राज्य को एडमिशन करना है या कोई नया स्टेट क्रिएट करना है तो वो आर्टिकल 2 के अंदर लिखा हुआ है। आर्टिकल 3 में क्या लिखा है कि अगर किसी नए स्टेट को फॉर्म करना हो, किसी स्टेट की बाउंड्री को ऑल्टर करना हो, किसी बाउंड्री का नाम चेंज करना हो एग्जिस्टिंग स्टेट्स का, तो वो आर्टिकल 3 के अंदर लिखा हुआ है। और ये अधिकार पार्लियामेंट के पास है। जब अभी रिसेंटली केरला की सरकार ने, केरला के चीफ मिनिस्टर ने केरला का नाम चेंज करके केरलम रखने की बात करी, केरलम रखने की बात तो करी, लेकिन उन्होंने अपनी साइड से तो पास कर दिया, असेंबली से पास कर दिया, लेकिन आखिरी जो सिग्नेचर रहेंगे, जो आखिरी यस रहेगा, वो संसद का ही रहेगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पार्ट 1 से आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ साथ नेक्स्ट सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। आर्टिकल 5 भारत में प्रारंभ में नागरिकता की बात करता है, यानी कि आर्टिकल 5 सिटीजनशिप की बात करेगा नॉर्मल तरीके से। आर्टिकल 6 जो लोग आजादी के बाद पाकिस्तान से भारत आए हैं उन्हें किस प्रकार नागरिकता मिली आजादी के बाद, वो आर्टिकल 6 बात करता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि पाकिस्तान से आए गए लोगों को जो नागरिकता मिली वो कौन से आर्टिकल के अंदर लिखी हुई है। या ऐसा हो सकता है कि सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता में आर्टिकल कहां से कहां तक होते हैं, तो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 नागरिकता सिटीजनशिप के अंदर बात करी गई है पार्ट 2 में। आर्टिकल 11 संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित कर सकती है, यानी कि सिटीजनशिप से लेकर जितने भी आपके कानून रहेंगे, जितने भी आपके अमेंडमेंट रहेगी, उसे करने का अधिकार केवल और केवल संसद के पास है। उसे चेंज करने का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं होगा। ये हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे, सिटीजनशिप थे। अगर हम पार्ट 3 पर आएंगे तो वी ऑल नो कि हमारे भारत के संविधान का पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। हमने फंडामेंटल राइट यूएसए से बोरो करे हैं, तो इसके अंदर आपके इंपॉर्टेंट ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। आर्टिकल 14 से 18 समानता का अधिकार, या फिर हम बोल सकते हैं राइट टू इक्वेलिटी, स्वतंत्रता का अधिकार। आपके 19 से लेकर 22 राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 शोषण और शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है, अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन, कि किसी का शोषण ना हो। आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है, रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 सांस्कृतिक एंड शैक्षिक अधिकार की बात करता है, यानी कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात करता है। आर्टिकल 32 जिसको बी.आर. अंबेडकर के द्वारा सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कहा गया था संविधान का, यह बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में, यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में। ध्यान रखेंगे इस बात को। थोड़ा सा फंडामेंटल राइट डिटेल में, जो आपके एग्जाम में कई बार आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल अगर 14 की बात करूं इंडिविजुअली, तो यह बात करता है इक्वेलिटी बिफोर लॉ के बारे में, कि कानून के समक्ष समानता, यानी कि हमारे देश में कोई किसी भी धर्म से है, किसी भी जाति से है, किसी भी रंग से है, लड़का है, लड़की है, कहीं भी रहता है, कानून के समक्ष सब समान है, कोई अलग नहीं है। ठीक है। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का निषेध, कि कोई भी किसी के बीच में भेदभाव नहीं कर सकता, कि भैया भेदभाव करने का कोई मतलब नहीं है। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता। हमारे भारत में कई समय से छुआछूत, अनटचेबिलिटी की प्रॉब्लम चल रही है।
लोग किसी के साथ बैठ के खाना नहीं खाते, मैं इसकी प्लेट में खाना नहीं खाऊंगा, ये मेरे बर्तन अलग हैं, ये इसके बर्तन अलग हैं। ये बहुत समय से चलता आ रहा है, होता अब भी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज इलीगल। आर्टिकल 17 इसको, अगर आपके साथ कोई अनटचेबिलिटी या छुआछूत, इस प्रकार के भेदभाव, अस्पृश्यता की बात करता है, भेदभाव की बात करता है, तो आप उसको अरेस्ट करवा सकते हो। आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, RTE की बात करता है। 86वें संशोधन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर राइट टू एजुकेशन या शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में एक फंडामेंटल राइट्स के तरीके से एंटर किया गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष के हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का जो जिम्मेदारी है वो सरकार की है, स्टेट की है। चाहे वो राज्य सरकार की है, वो केंद्र सरकार की, वो अलग बात है, लेकिन है सरकार की। वो मुफ्त शिक्षा मिलेगी 6 से लेकर 14 साल के बच्चे को। इसी प्रकार राइट टू हेल्थ, यानी कि आपको फ्री में चिकित्सालय, फ्री में आपको हॉस्पिटल्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो हमारे पब्लिक हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं। राइट टू हेल्थ, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, ये सारा आपका आर्टिकल 21 के अंदर लिखा हुआ है। यहां पर 2 आर्टिकल मुझे मिस हो रहे हैं, एक आर्टिकल 16 और एक आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है कि भैया जैसे कोई आईएएस ऑफिसर है तो वो आईएएस संदीप कुमार नहीं हो सकता, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, आप डॉक्टर लगा सकते हैं और आप आर्मी के कुछ टाइटल अपने नाम के आगे लगा सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 16, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आर्टिकल 16 क्या होता है, किससे रिलेटेड है, पूरा मत बताइएगा, किससे रिलेटेड है, केवल यही बता दीजिए, मजा आ जाएगा उसी में। आगे बढ़े, अगर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए। अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर को रोकने की बात करता है। आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बहुत सिंपल बोलूंगा, आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर को रोकने की बात करता है। और आर्टिकल 23 फोर्स्ड लेबर को, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने की बात करता है। अगर ध्यान से देखें तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में और फोर्स लेबर के अंदर जो भारत में बहुत सालों पहले दास प्रथा चलती थी, उसको रोकने के लिए प्रावधान बनाया गया कि ऐसा अब नहीं होना चाहिए। और कारखानों के अंदर बच्चे काम ना करें, 14 साल से बच्चे, कम के बच्चे फैक्ट्रीज में, कारखानों में, माइंस में काम ना करें, ये मेक श्योर करने के लिए आर्टिकल 24 में चाइल्ड लेबर को इलीगल बताया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल, अब बात कर रहे हैं हम यहां पर आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 डीपीएसपी के बारे में। मैं आपको सारे आर्टिकल तो 15 मिनट में, 18 मिनट में नहीं पढ़ा सकता, लेकिन वही पढ़ा रहा हूं जो आपके एग्जाम में बार बार लगातार आते हैं। आर्टिकल 38 सोशल, सामाजिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक, इकोनॉमिक, आर्थिक, जस्टिस, न्याय की बात करता है। आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, यानी कि सबको समान जस्टिस, न्याय मिलना चाहिए। और अगर किसी गरीब पर किसी ने केस किया है तो यह भी सरकार का जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराई जाए, मुफ्त कानूनी सलाह प्रोवाइड कराई जाए। आर्टिकल 40 बोलता है कि हर राज्य में विलेज पंचायत का, गांव में पंचायत का गठन होना चाहिए। बेसिकली ये गांधीयन प्रिंसिपल है। आर्टिकल 44, मुझे नहीं पता कि इतना ज्यादा पसंदीदा क्यों है एसएससी के एग्जामिनर्स का, यूनिफॉर्म सिविल कोड। कितनी बार अभी सीएचएसएल के एग्जाम में 3-4 बार आर्टिकल 44 को लेकर क्वेश्चन आया। एक बार पूछा कि भारत के कौन से राज्य में आर्टिकल 44 यूनिवर्सल सिविल कोड लगा है, गोवा के अंदर लिखा है, लगा हुआ है, अभी बाकी स्टेट्स में लगाने की, इवन पूरे भारत में लगाने की बात चल रही है। तो आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड ध्यान रखेंगे आप। आर्टिकल 45 जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की डीपीएसपी के अंदर बात करता है। राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट के अंदर भी है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आर्टिकल 45 डीपीएसपी के अंदर भी है। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है।
जहां पर आप फंडामेंटल राइट के उल्लंघन पर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हो। डीपीएसपी नॉन एनफोर्सेबल है। डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज के केस में आपको कोर्ट जाने का, कंप्लेंट करने का कोई प्रावधान नहीं दिया गया संविधान में, ध्यान रखेंगे इस बात को। यह एक बहुत बड़ा डिफरेंस है फंडामेंटल राइट्स में और डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज में, राइट। चलिए, आर्टिकल 46 ये क्या कर रहा है? ये वीकर सेक्शन के राइट्स को प्रमोट करने की बात करता है, उनके एजुकेशनल राइट्स को, उनके इकोनॉमिक राइट्स को, उनको अपलिफ्ट करने को, कि उनको जिस स्थिति के अंदर वो लोग हैं उस स्थिति से उनको ऊपर उठाया जाए। यह आर्टिकल 46 बात करता है। आर्टिकल 51 इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की बात करता है, राइट। चलिए, अब आती है आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। हमने फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर, रशिया से बोरो करी है। हमारे पास टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। इसमें से 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हमने 42वें संशोधन यानी कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर ऐड करी थी। फिर बची एक, हमने इसको 86 संशोधन, 86 अमेंडमेंट एक्ट 86 संशोधन जो कि 2002 के अंदर हुआ, हमने उसको एक को और ऐड किया, तो बचा क्या हमारा? टोटल बन गई 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। इस फंडामेंटल ड्यूटीज को कौन सी कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था? उस कमेटी का नाम है स्वर्ण सिंह कमेटी। उस कमेटी का नाम है स्वर्ण सिंह कमेटी, ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे प्रेसिडेंट को लेके। आर्टिकल 52 बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। आर्टिकल 54 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति चुनाव के द्वारा चुना जाएगा। आर्टिकल 55 बोलता है कि चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव का तरीका क्या रहेगा। उसके बाद आपका आर्टिकल 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल यानी कि 5 साल का कार्यकाल रहेगा। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति के योग्यता के बारे में बात करता है कि राष्ट्रपति भारत का नागरिक हो, 35 साल की एज हो और वो लोकसभा के इलेक्शन लड़ने के लायक, एलिजिबल हो, और दो बेसिकली होता ही है। आर्टिकल 60 राष्ट्रपति के शपथ की बात करता है। राष्ट्रपति को शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाएगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति के इंपीचमेंट और महाभियोग के बारे में बात करता है, और राष्ट्रपति का महाभियोग लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर ही स्टार्ट हो सकता है, ध्यान रखेंगे इस बात को, राइट। चलिए, अगला आर्टिकल रहेगा वाइस प्रेसिडेंट को लेके। आर्टिकल 63 क्या बोलेगा? कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। आर्टिकल 64 जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति होगा। आर्टिकल 65 उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जब राष्ट्रपति अवेलेबल नहीं है। आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लोग मिलकर करते हैं। आर्टिकल 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, यह भी 5 साल का है। आर्टिकल 69 शपथ कौन दिलवाएगा? शपथ दिलवाएगा राष्ट्रपति। हमारे सामने हमारे वाइस प्रेसिडेंट की फोटो है। आप मुझे कमेंट करके यह बताएंगे कि वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या है, कि हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट का भी नाम क्या, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट, अब कुछ आर्टिकल आपके लिए और भी है जो काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 76 जो भारत के अटॉर्नी जनरल की बात करता है। आर्टिकल 165 जो राज्य के एडवोकेट जनरल की बात करता है। अटॉर्नी जनरल सेंटर का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, एडवोकेट जनरल राज्य का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। आर्टिकल 79 संसद यानी कि पार्लियामेंट की बात करेगा। आर्टिकल 80 राज्यसभा की बात करेगा। आर्टिकल 81 लोकसभा की बात करेगा। आर्टिकल 93 लोकसभा के स्पीकर, अध्यक्ष और डिप्टी स्पीकर, उपाध्यक्ष की बात करेगा। आर्टिकल 110 धन विधेयक की बात करेगा, और धन विधेयक को केवल और केवल लोकसभा के अंदर पेश किया जाता है, और लोकसभा के अंदर पेश करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए होती है। आर्टिकल 112 जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय बजट की बात करता है। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति, ऑर्डिनेंस पावर, राष्ट्रपति की ऑर्डिनेंस पावर। आर्टिकल 123 गवर्नर, राज्यपाल की अध्यादेश पास करने की या ऑर्डिनेंस पावर। आर्टिकल 213 123 केवल इतना ही फर्क है, ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपके सामने ये रहे। आर्टिकल 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। आर्टिकल 214 124 124 124 124 सुप्रीम कोर्ट,
और 214 हाई कोर्ट की बात करता है। आर्टिकल 153 राज्य के राज्यपाल यानी गवर्नर की बात करता है। आर्टिकल 266 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात करेगा, संचित निधि की बात करेगा कि भारत का एक संचित निधि होगा और उसमें से पैसा निकालने का अधिकार केवल और केवल संसद यानी कि पार्लियामेंट के पास है। आर्टिकल 267 भारत की आकस्मिक निधि यानी कि कॉन्टिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया की बात करेगा, उसमें से पैसा निकालने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है और राष्ट्रपति के बिहाफ पर इस पैसे को, आकस्मिक निधि को, कॉन्टिंजेंसी फंड को फाइनेंस सेक्रेटरी होल्ड करता है, लेकिन पैसे निकालने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है। और किस केस में? जिस केस के अंदर आपकी जो हमारी संसद है उसका सेशन नहीं चल रहा और पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई है। आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज अखिल भारतीय सेवा की बात करता है। अखिल भारतीय सेवा में ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा से ज्यादा होती हैं। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग की बात करता है। यहां पर हमारा एक आर्टिकल रह चुका है, मिस कर रहे हैं हम एक आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग की बात करता है। आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, 338 ए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, दिस इज 338 ए, दिस इज 338 बी। 338 बी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बात करेगा। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन की बात करता है यानी कि प्रेसिडेंट रूल राज्य में जो लगाते हैं हम। आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल की बात करता है। ये सेशन जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे हमने वो सारे यहां पर कवर कर लिए हैं और मोस्टली इसी आर्टिकल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अभी डबल वैलिडिटी चल रही है हर महापैक पर, लाइव क्लासेस पर। तो अगर आप चाहते हैं कि एसएससी के महापैक में एनरोलमेंट करना, डबल वैलिडिटी का फायदा उठाना, 80% का डिस्काउंट उठाना, और आज रक्षाबंधन के पर्व पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है महापैक पर, तो अगर आप चाहते हैं तो आप मेरा कोड Y724 लगाकर एप्लीकेशन से या वेबसाइट से महापैक में एनरोलमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा, क्लास को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो जो क्वेश्चन मैंने आपसे इस क्लास के अंदर पूछे, आर्टिकल 16 और हमारे देश के उपराष्ट्रपति का नाम, उसे कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएंगे। तो बच्चे आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।